नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बिहार के नतीजों से खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता अचंभित हैं। एक बीजेपी के नेता मुझसे बोले, भाई साहब कुछ ज्यादा ही हो गया। और यकीनी तौर पर कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन थोड़ा सख्ते की हालत में है। वो समझ नहीं पा रहा है कि ज्ञानेश कुमार ने जादू क्या किया। 3 लाख वोट कहां से आ गए? और ये 3 लाख वोट साबित करते हैं कि बिहार में बड़ा खेला तो हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि ये खेला रुकेगा कैसे? क्या ये खेला बंगाल तक, फिर उत्तर प्रदेश तक और बाकी जगह भी फैलने से कौन रोक पाएगा? अभय द्विवेदी जी से मैंने शानदार बातचीत की और पूछा कि आखिर इस लंबी रेस का मतलब क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी अब इस तरह की साजिशें बाकी राज्यों में फैलेगी तो इंडिया गठबंधन इसको रोकेगा कैसे? शानदार बातचीत है। चलता हूं अभय द्विवेदी जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, जानते हैं बिहार में कौन सा खेला हुआ है और क्यों हुआ है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद नहीं मान पा रहे हैं कि बिहार का रिजल्ट क्या वाकई में असली है या फिर डिब्बे से निकाल के दे दिया गया है। कांग्रेस के कुछ नेता मान रहे हैं कि यह हो ही नहीं सकता। मैंने कांग्रेस के बड़े नेता से कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं हो सकता और आप चुनाव आयोग पे फिर आरोप लगा रहे हैं तो फिर चुनाव लड़ी क्यों रहे हैं? और हकीकत ये है कि जब वोट चोरी, ईवीएम इस तरह के मुद्दे आते हैं तो फिर चुनाव को बायकॉट ही कर देना चाहिए कि भैया अगर वोटर लिस्ट में ऐसे धांधलियां होंगी, इस तरह चुनाव में बाद में अमिताभ ठाकुर है उन्होंने शिकायत की है कि जो रिजल्ट्स बताए गए उसमें कई लाख वोट बाद में बढ़े हुए नजर आए। तो इस तरह की चीजें हैं तो फिर चुनाव लड़े क्यों जाए? दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिहार का जो नतीजा आया है उसने पूरे देश को चौंका दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े मार्जिन के साथ जीत रही है, किसी को अंदाजा नहीं था। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि बिहार के इस जनादेश का मतलब क्या है। क्या ये ईमानदारी का जनादेश है, ज्ञानेश कुमार की कृपा और मेहरबानी का जनादेश है, या कुछ और खेल है इसमें? मैं इस जनादेश की तुलना 2010 में आए हुए जनादेश से करूंगा। बिहार के 2010 में नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने बिहार में जो कानून और व्यवस्था की स्थिति थी उसमें बड़ा भारी सुधार किया। अपहरण उद्योग जो था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया नीतीश कुमार ने, और सड़कें बनवाई और बिजली की स्थिति पहले के मुकाबले अच्छी की। तो उनको सुशासन बाबू का नाम मिला नीतीश कुमार को। बिहार के लोगों ने मुद्दतों से इतना अच्छा काम देखा नहीं था, तो लोग बहुत खुश थे। जब 2010 का चुनाव हुआ तो आप जानते हैं नीतीश कुमार को 115 सीटें मिली, अकेले नीतीश कुमार को। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने मिलकर 206 सीटें जीती, और राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री थी, तेजस्वी की मां, वो 2 सीटों से चुनाव लड़ी थी, राघोपुर से और सोनपुर से। दोनों जगह से चुनाव हार गई, और राष्ट्रीय जनता दल 27-28 सीटों पर सिमट गया। ये 2010 का चुनाव है, बता रहा हूं आपको। ये चुनाव ठीक वैसा ही है। अब इसमें ये तो समानता है इन दोनों चुनाव के आंकड़ों में। अंतर क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं, वो महत्वपूर्ण है अंतर। समानता भी याद करना जरूरी है और अंतर भी समझना जरूरी है। अंतर यह है कि 2010 का चुनाव, उस वक्त तो नरेंद्र मोदी कहीं सीन पे नहीं थे, बिहार के या देश के सीन पे नहीं। नरेंद्र मोदी को खुद ही नहीं पता था कि वो भविष्य में जाकर प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वो तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और गुजरात के संदर्भ में ही उनकी चर्चा होती थी नरेंद्र मोदी की। स्थिति ये थी कि 2025 में जब ये चुनाव होता है, तब नीतीश कुमार के प्रति लोगों में जो पुराना स्नेह था, उसका एक काफी हिस्सा इस चुनाव में देखा जाता है। जैसे जैसे चुनावी मुहिम आगे बढ़ती है, नीतीश कुमार के प्रति जो है सम्मान है, वो फिर से निकल के सामने आने लगता है। और हमारे मित्र संदीप चौधरी 5 दिन पटना में रह के आए, उन्होंने मुझे बताया कि एक भी व्यक्ति पटना में नहीं मिला इसने नीतीश कुमार की कोई आलोचना की हो 5 दिन के अंदर। आप इससे अंदाज लगाइए कि काफी कुछ नीतीश कुमार के प्रति सम्मान था। तो इसका सीधा मतलब था कि जो जनता दल यूनाइटेड है, वो वापसी करने जा रहा है। उसके खिलाफ कोई, जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ कोई बड़ी लहर नहीं है, ये साफ हो गया था उसमें। तो काम, इस चुनाव में जो वोट मिला है उसमें भी उसी काम का महत्व है जो काम का महत्व 2010 में था। लेकिन दो और चीजें जुड़ गई इसके अंदर। इस बार काम के साथ दाम भी है, जो 2010 में नहीं था, और काम और दाम के साथ में साजिश भी है, जो कि 2010 में नहीं थी। अब दाम क्या है ये तो सब लोग जानते हैं।
जितने बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग ने एनडीए सरकार को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्तर पर रुपया बांटने की इजाजत दी। आप सोचिए, ये केवल 10,000 रुपए तक महिलाओं को देने वाली बात नहीं है। 11 तारीख को आखिरी वोट पड़ा था, 10 तारीख तक वृद्धा पेंशन जो है वो जा रहा था लोग महिलाओं के अकाउंट में। 10,000 की भी कई किश्तें गई। कांग्रेस ने एक आंकड़ा प्रकाशित किया है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कितना कितना रुपया जो है ना एक एक बांटा गया है बहुत बड़े पैमाने पर। ये चुनाव आयोग ने ये होने दिया। उसके बाद चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को इतनी छूट दी कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश से करीब 50 लाख जो बिहारी बाहर थे उनको वो ट्रेनों में और बसों में लाद के बिहार लाई। हर बिहारी के ऊपर उसने 4,000 रुपया औसतन खर्च किया। तो कम से कम 250-300 करोड़ रुपया जो है भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बाहर से लाखों वोटरों को लाने पर खर्च किया। आप कल के अखबारों को देख लीजिए, कल के अखबारों में ये खबर प्रकाशित हुई थी कि बिहार में 2 दिन के अंदर बहुत लाखों लोग बाहर गए हैं, क्योंकि वही लोग थे जो वहां पर लाए गए थे, अब वो बाहर जा रहे हैं, उन्हें अपने काम पे वापस लौटना है। तो इतना बड़ा वोटों का प्रबंधन जो आप वोट प्रतिशत बहुत बढ़ा हुआ देखते हैं वो यही है। 2020 के चुनाव में ऐसे कोई फिनोमेना हमें नहीं दिखाई पड़ा था कि बाहर से लोग इतने बड़े पैमाने पे आ गए वोट डाल रहे। मेरे अपने अपार्टमेंट में जितने भी लोग बिहार के कर्मचारी थे, चाहे वो गार्ड रहे हों, चाहे वो और दूसरा काम करने वाले हों, सब बिहार गए इस बार वोट डालने के लिए। और दिल्ली से बिहार जाना एक गरीब आदमी के लिए आसान काम नहीं है, साल में एक दफा जाता है केवल। तो ये स्थिति रही। ये इतना बड़ा प्रबंधन किया गया सारे देश के पैमाने पर, उससे कम से कम 50-60 लाख वोट वहां पे आए। दूसरी बात, जब एसआईआर खत्म हुई, तीसरी बात मैं कर रहा हूं, जब एसआईआर खत्म हुई तो खुद ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजय जी मेरी बात को नोट कीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हमने मतदाताओं की अंतिम सूची, अंतिम ड्राफ्ट दे दिया है, प्रकाशित कर दिया है। अंतिम ड्राफ्ट के मुताबिक 7 करोड़ 42 लाख मतदाता बिहार की मतदाता सूची में पाए गए। लेकिन जब 11 तारीख का मतदान हो गया, दूसरे चरण का मतदान हो गया, तो चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज जारी की। वो प्रेस रिलीज चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद है। उसमें उन्होंने बताया कि कितने वोट पड़े। तो जो वोट पड़े, तो वोट जो है वो 7 करोड़ 45 लाख हो गए। तो 3 लाख वोट कैसे बढ़ गए? अभी कुछ दिन तो हुए हैं वोट एसआईआर खत्म हुए हुए। इतने दिनों में जादू की तरह 3 लाख वोट बढ़ गए। अब आप सोचिए, 3 लाख वोट जो है ना, है 3 लाख वोट को अगर आप कितनी अगर 10-10 हजार वोट जो है ना, है वोट बांटे जाए तो कितने कितने निर्वाचन क्षेत्रों को 10,000 वोट प्रभावित कर सकते हैं। मतलब 30-40 निर्वाचन क्षेत्र जीतने की गारंटी तो भारतीय जनता पार्टी 3 लाख वोटों से ही कर सकती है। अच्छा, अब आप आइए वोटिंग प्रतिशत के ऊपर। 2020 में जितना वोट मिला था राष्ट्रीय जनता दल को, आरजेडी को, उतना ही वोट इस बार मिला। लेकिन 40 सीटें कम हो गई। वोट उतना ही मिला है, तकरीबन 23% वोट मिला था, इस बार 22.8% वोट मिला। 0.2% का फर्क है केवल, लेकिन 40 सीटें कम हो गई। तो मैं ये बता रहा हूं कि चुनाव अभी भी टक्कर का ही था। आप देखो ना, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को ही मिला है अभी भी। पूरा आरजेडी, नीतीश कुमार की पार्टी, जेडीयू और भाजपा के बीच में 1-1, 2-2 फीसदी का फर्क है। भाई भाजपा को 18-19 फीसदी, आरजेडी को, जनता दल यूनाइटेड को 18-19 फीसदी वोट मिला है। भाजपा को 20-21 फीसदी वोट मिला है। आरजेडी को 22-23 फीसदी वोट मिला है। बस यही है तीनों बड़ी पार्टियों का खेल। और उसमें आप देखिए सीटों में कितना फर्क है। वही फर्क आप देखते हैं वहां पर 2010 में से। तो बिहार का जो चुनावी स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसमें कॉम्बिनेशंस हैं। इनके पास कॉम्बिनेशन है, उनके पास भी कॉम्बिनेशन है, जातियों की कॉम्बिनेशन है। जिसके यहां जातियों का कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर काम करता है वो चुनाव जीतता है। 2010 में ये आ चुका है सामने। लेकिन इसके साथ में अगर काम के साथ दाम और दाम के साथ साजिश भी अगर जुड़ जाए, है,
तो फिर बारे किनारे हो जाएंगे, जिसके बाद दाम भी है, इसके बाद साजिश भी करने की क्षमता भी है, सारी संस्थाएं उसके पास हो, तो उसके बारे किनारे हो जाएंगे। ये इसलिए ये चुनाव नतीजा हमारे सामने आया। सबसे पहले चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि वो 3 लाख वोट कैसे बढ़ गए। नंबर एक बात, सारे देश के विपक्ष को चाहिए कि वो ज्ञानेश कुमार का गिरेबान पकड़ लें आकर और सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, तुरंत, बिना देर किए हुए तुरंत चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में। तो ऑन रिकॉर्ड है, कुछ हो ही नहीं सकता। 7 करोड़ 42 लाख वोट, बिहार की मतदाता सूची में 7 करोड़ 42 लाख लोग, 7 करोड़ 42 लाख वोट लिखे हुए हैं। फिर ज्ञानेश कुमार जो है ना, जब बताते हैं कि इतने इलेक्टर्स हैं, मतलब जो है इतने हमारे यहाँ मतदाता हैं, अभी उसमें जो 11 तारीख के बाद उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की, उसमें वो मतदाता 7 करोड़ 42 लाख थे, वो बढ़ के 7 करोड़ 45 लाख कैसे हो गए? इसी पे चुनाव की असलियत जो है खुल के सामने आ जाएगी। दूसरा, विपक्ष को ये सवाल उठाना चाहिए कि ये भाजपा, अच्छा, करनाल से जो ट्रेनें जा रही हैं, गुरुग्राम से जो ट्रेनें जा रही हैं, उसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष खुद कह रहे हैं वहां पर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर, उनका वीडियो है कि हम भेज रहे हैं इनको, हम सारी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। ये चुनाव कराने के नियमों के विपरीत है। रेलवे को जवाब देना चाहिए कि भाई ये ट्रेनें कैसे जा रही थी वहां पर। इस तरह ट्रेनें, वो तो केवल हांडी के एक चावल है, सारे देश से ट्रेनें गई हैं, 50 लाख से ज्यादा मतदाता ले जाए गए हैं वोट डालने के लिए। तो ये एक बहुत सारे महत्वपूर्ण कारण हैं इस चुनाव के, इन पर गौर करना चाहिए और विपक्ष को चाहिए कि यहां पे अपनी राजनीति को फोकस करे। देखिए, विपक्ष को भी कुछ करके दिखाना होगा, बिना करे हुए कुछ नहीं प्राप्त होता है। और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले देखिए 2025 में 2024 में ये चूक गए, इनका बहुमत चला गया, तो अब ये बहुत सतर्क हैं। अभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे इनके दोबारा इन्हें झटका इस तरह का लगे। विपक्ष को भी मजबूती के साथ इनका मुकाबला करना होगा। अब देखिए, राहुल गांधी की एक रणनीति थी कि तेजस्वी यादव को वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करना चाहते थे। राहुल गांधी, ध्यान है आपको? काफी दिनों तक महागठबंधन में इस बात की जद्दोजहद चली, लेकिन बाद में तेजस्वी वगैरह ने दबाव डाल के अपना चेहरा घोषित करवा लिया। तो अब चेहरा घोषित हो गया उनका, उन्होंने सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना घोषणा पत्र भी पढ़ के सुना दिया चेहरे के तौर पे। लेकिन जैसे ही चेहरा घोषित हुआ, वैसे ही जो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है वो निकलकर सामने आ गया औपचारिक रूप से, और भाजपा ने उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया इंजीनियर की सब जगह पूरे में, और हिंदू समाज के जो बाकी हिस्से थे उनको उनके खिलाफ खड़ा करना शुरू किया। मैं ये मानता हूं कि ये प्रतिक्रिया जो है ये मुस्लिम यादव गठजोड़ के खिलाफ है। ये वोट जो है मुस्लिम यादव गठजोड़ के खिलाफ है। जब तक ये रहेगा कि भाई केवल मुस्लिम यादव को ही हुकूमत मिलेगी, इस एमवाई को ही हुकूमत मिलेगी और बाकी उस हुकूमत में कोई भागीदार नहीं होगा, कोई साझेदार नहीं होगा, तब तक भाजपा के लिए आसानी होगी कि वो लोगों को उनके खिलाफ एकजुट कर सकें। और देखिए, सीमांचल का जो इलाका है, एक बार सीमांचल के इलाके में उम्मीद थी कि इस बार मुसलमान उनको वोट देंगे, नहीं, वहां पे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने फिर से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वहां के मुसलमानों ने अलग तरीके से सोचा, उन्होंने आरजेडी का साथ नहीं दिया, उन्होंने जिस तरह देना चाहिए था। तो ऐसी ये स्थिति तो फिर उत्तर प्रदेश में भी आएगी, मुसलमान यादव के गठजोड़ के खिलाफ। अखिलेश यादव समझ, अरे भाई मैंने 2010 से तुलना की, आप इसकी 2017 के चुनाव से तुलना कीजिए। 2017 में अखिलेश यादव की पार्टी की 44 सीटें रह गई थी और 403 की विधानसभा में भाजपा ने 325 सीटें हासिल की थी। तीन चौथाई बहुमत हासिल किया था भाजपा ने उसमें। ये बिल्कुल वैसा ही चुनाव, ये भी वाला भी चुनाव है। वहां भी क्या था कि जो समाजवादी पार्टी का मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है, उसके बाहर उसे कुछ नहीं मिला। मुसलमानों यादवों ने वोट किया, बस हार गए, सब तरफ बुरी तरह हार गए। जब तक मुस्लिम यादव के साथ में आप समाज के दूसरे हिस्सों को नहीं जोड़ेंगे और ये ठोस आश्वासन देंगे कि सत्ता अगर मिलेगी तो सबको हिस्सा मिलेगा, केवल मुसलमान यादव की ही सत्ता नहीं होगी। ये लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ये आश्वासन देने में सफल रहे थे। यहां तक उन्होंने 5 यादवों को छोड़कर टिकट नहीं दिए दूसरों को।
आप खुद ही सोचिए, 5 यादव को छोड़कर टिकट नहीं दिए। अब वो पीडीए कहते हैं, पीडीए बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीडीए के नाम पे अगर वो पीडीए के नाम पे अगर वाईडीए हो गया, सोचिए आप, यादव दलित अल्पसंख्यक हो गया, पीडीए की जगह वाईडीए हो गया, तो फिर नहीं मिलेगा कुछ भी। पीडीए जब आप कहते हैं तो पीडीए दिखना चाहिए। अब बिहार में क्या हुआ, 7 अति पिछड़ा सम्मेलन किए कांग्रेस ने, अनिल जयहिंद के नेतृत्व में 7 अति पिछड़ा सम्मेलन किए गए। एक अति पिछड़े को उप मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में घोषित भी किया गया, मुकेश सहनी को। लेकिन जब कांग्रेस को टिकट बांटने का नंबर आया तो उसे देना चाहिए था कि 15 टिकट देना चाहिए था पिछड़ों को, उन्होंने 5 टिकट दिए केवल। और राहुल गांधी ने टिकट बांटने की प्रक्रिया में कोई भाग नहीं लिया, वो विदेश घूमने चले गए। तो ये सब बातें भी तो होती है ना। हाँ, ये सब बिल्कुल होती है चर्चा, राजनीति में तो ये चर्चाएं बहुत होती हैं। लेकिन जो आपने जिन साजिशों का, जिन धन बल का, जिन बाहुबल का जिक्र किया, वो तो बीजेपी हर हालत में करेगी और पैसा खर्च करेगी। बंगाल तो उनके लिए बिल्कुल सबसे भयंकर है। बंगाल में तो इससे दुगना पैसा खर्च किया जाएगा ममता बनर्जी को निपटाने के लिए। तो माना जाए कि अब अगला निशाना बंगाल इसी तरह होगा। बंगाल में निश्चित यही रूप धन से बल। अगला निशाना बंगाल है, लेकिन मैं समझता हूं कि ममता बनर्जी ही केवल किसी एक क्षेत्र की नेता नहीं है। वो केवल मुस्लिम यादव जैसा एक इलाके की नेता नहीं है। वो ममता बनर्जी का आधार बहुत है। देखिए, तेजस्वी यादव ने तो 2000 आरजेडी ने तो 2015 के बाद कोई चुनाव नहीं जीता है, हर चुनाव हार रहे हैं। ममता बनर्जी तो हर चुनाव जीत रही हैं। हाँ, ममता तो ममता लगातार बनर्जी ने 2015 के बाद सारे चुनाव छोटे जीते छोटे हैं। सारे सारे चुनाव जीते हैं। हाँ। सारे चुनाव कोई चुनाव नहीं हारा उन्होंने आज तक। थोड़ा कम ज्यादा रहा, लेकिन चुनाव तो उन्होंने ही जीते। चुनाव जीते हैं। हाँ, तो वो इन्होंने एक भी चुनाव नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। वो ममता बनर्जी अभी भी अपनी सत्ता बचा सकती हैं वहां पर, हालांकि मुश्किल होगा इस बार उनके लिए, लेकिन सत्ता हाँ, अभी भी बचा चुनाव आयोग सकती तो इसी तरह की भूमिका अदा करेगा। चुनाव आयोग तो एक तरफा रहेगा ही रहेगा। है। वो वो क्यों ममता छोड़ेगा? बनर्जी वहां पे देखिए, तृणमूल कांग्रेस के पास ज्यादा बड़ा कार्यकर्ता आधार है, बीजेपी से बड़ा कार्यकर्ता आधार है तृणमूल कांग्रेस के पास। और पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह ममता बनर्जी ने और लोकसभा में धुनाई की थी बीजेपी की, उसके बाद में टीएमसी के कार्यकर्ता भी बीजेपी में जाने के लिए अब तैयार नहीं है। पहले तो बीजेपी में जाने की लाइन लग गई थी वहां पर। हाँ, भगदड़ मच गई थी सारी। हाँ, अब कोई नहीं जाना चाहता बीजेपी में। लेकिन एक चीज है अभय जी, इस बिहार के नतीजे के बाद एक मायूसी तो है ही है। एक मायूसी इंडिया गठबंधन के नेताओं में है। उनको लग रहा है कि अब चुनाव मोदी के मुकाबले, अमित शाह के मुकाबले चुनाव जीता नहीं जा सकता। एक डिप्रेशन का भाव तो आ ही गया। मतलब वो जो कार्यकर्ताओं में उत्साह देखिए, खत्म होने वाली मुझे बात नहीं वो तो लगता आ कि ही अगर गया। वो डिप्रेशन है तो उनको रहना चाहिए। देखिए, अब मैं इसका विश्लेषण कर सकता हूं, आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं, हम समझ सकते। देखिए, हर प्रदेश अलग अलग तरह का है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी कभी भी एक ऐसी पार्टी नहीं बन पाई आज तक जो अकेले दम पे चुनाव जीत सके। उत्तर प्रदेश में वो अकेले दम पे चुनाव जीतने की स्थिति में है। हाँ, बिल्कुल है। हाँ, लेकिन बिहार में नहीं है। हम्म, बिहार में उसको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ती है। अब इसको हम्म, नीतीश कुमार और उसके बीच में 1-2% और 5-7 सीटों का ही तो फासला है केवल। केवल हाँ। हाँ, तो अगर अभी भी नीतीश कुमार किसी बात पे नाराज हो जाएं तो भाजपा की सरकार नहीं बन पाएगी वहां पर। हम्म। अच्छा, अभी भी कोई संभावना है कि नीतीश के अलावा दूसरे नाम पे विचार हो कि मुख्यमंत्री कोई और बनेगा? नहीं, भाजपा एक बार जरूर ट्राई करेगी अपना मुख्यमंत्री बनाने की। अभी अभी तक उन्होंने नीतीश कुमार को आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया है। अभी इस क्षण तक हम लोग 7:15 पे बात कर रहे हैं, 7:15 पे, अभी तक नहीं भाजपा ने घोषित किया है। और भाजपा के ज्यादातर नेता केवल मोदी जी को बधाई दे रहे हैं। बिहार के नेताओं को बधाई नहीं दे रहे, सम्राट कुछ चौधरी को। नहीं, केवल वो नहीं, और बिहार के बीजेपी नेताओं को बधाई दे रहे हैं। हम्म, वो अभी तक उन्होंने नीतीश कुमार को बधाई नहीं दी है उन लोगों ने। हाँ, कि पता नहीं क्या क्या रोक हो वहां पे। और सुनिए, 2:30-3 नीतीश कुमार के हैंडल से एक एक्स पे पोस्ट किया गया नीतीश कुमार की हाँ, तस्वीर, और ऊपर लिखा हाँ। गया था भूतो न भविष्यति। हम्म, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, थे और रहेंगे। 1 घंटे के भीतर भीतर वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। पीरियड हटा दिया गया। हाँ। हाँ, उसके पीछे कारण क्या रहा होगा? यही सब कारण रहे हैं वो, कि अभी लोगों लग रहा होगा उनको कि ये ज्यादा बड़ी बात कह दी, भूतो न भविष्यति, पता नहीं बन पाए कि नहीं बन पाए। क्योंकि बीजेपी वोट परसेंटेज में भी नीतीश से आगे है और सीटों में भी नीतीश से आगे है, भले ही थोड़े ही आगे हो। एक चीज और है अभय जी, अब और भी देखिए, क्या बीजेपी ये एक हो। और, चिराग पासवान के 19-20 जो सीटें हैं जिसमें बढ़त है उनकी,
वो सारे के सारे बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। इस तरह से एकदम देखा सही। जाए तो बीजेपी के पास इस वक्त अगर 90 सीटें बीजेपी की मान ली जाए मोटे तौर पे, अभी तो अंतिम आएगा तो रिजल्ट तब आएगा, अंतिम रिजल्ट आने में बहुत देर है। और 20 उनकी मान ली जाए तो बीजेपी के पास 110 सीटें हुई। तो नीतीश कुमार के पास 80 सीटें नीतीश कुमार की, 80-82 सीटें नीतीश कुमार की और 8-9 सीटें जितेंद्र नाथ मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की मिलाकर। तो बीजेपी 90 तक भी नहीं पहुंच पा, नीतीश कुमार 90 तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ज्यादा संभाव अगर बीजेपी कह सकती है कि भाई हमारे पास ज्यादा है, अच्छा नीतीश कुमार का दबाव ये है कि हमारे पास एमपी हैं जो आपकी केंद्र सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा मानना है कि वो सब प्रबंधित कर लिए गए हैं। कैसे, किस तरह से? अरे क्या बात कर रहे हो आप पूछ रहे हो किस तरीके से? वो सब नीतीश कुमार का आधा दल बीजेपी में है ऑलरेडी, वाया ललन सिंह। मतलब एमपीओ को लेकर कोई खतरा नहीं है? कुछ नहीं, कोई खतरा, वो सब प्रबंध, किसी की दम नहीं है कह देगा हम तुम्हारी सब। नीतीश कुमार अगर ज्यादा करेंगे सब वापस आ जाओ तो वो सब बीजेपी में चले जाएंगे। नीतीश कुमार के पास एमपी भी नहीं बचेंगे। एमपी नहीं बचेंगे, जीरो हो जाएंगे इनके एमपी। ये पुरानी रणनीति रही है बीजेपी की जो, और इस बात को नीतीश कुमार भी जानते होंगे कि उन्होंने ज्यादा उछल कूद मचाई तो पता लगा एमपी विहीन हो जाएगी उनकी पार्टी। जितना जितना केंद्र से मिल रहा है वो भी गायब हो जाएगा। और इस वक्त मुख्यमंत्री आवास बीएसएफ की पकड़ में है, बीएसएफ तैनात है मुख्यमंत्री आवास के सामने, आसपास कोई घुस नहीं सकता मुख्यमंत्री आवास में, बीएसएफ की मर्जी बिना कोई निकल नहीं सकता। वाह, ये भी एक नया फार्मूला कि नीतीश बाबू बाहर जाना है तो पूछ के जाइए। हाँ, वो देखिए ये सब राजनीति का मामला तो बहुत जटिल है और इस राजनीति को अमित शाह संचालित कर रहे हैं। सांस भी लेंगे तो पूछ के लेंगे। जब मौर्य ठहरे हुए थे तो वो यहाँ तक कि जो सीसीटीवी कैमरे थे वहां पे भी कागज चिपकवा दिया गया था उनके ऊपर। हाँ, पता ना चले। लेकिन अब समय आ गया है जब इंडिया गठबंधन को सीरियसली सोचना पड़ेगा। भाई एक दफ्तर खोलो, मीटिंग करो, बातचीत करो अपने सहयोगी दलों के संग। एंड टाइम तक फैसला नहीं हो पाता, सीट शेयरिंग में इतनी देर रह जाती है। तेजस्वी और राहुल के बीच सीट शेयरिंग में इतनी देर हुई। इंडिया गठबंधन की भी कहीं ना कहीं कमजोरी तो है, स्वीकार करना मैं ये पड़ेगा। मानता हूँ संजय जी कि जितने बढ़िया तरीके से चुनाव ही लड़ना चाहिए था उतने बढ़िया तरीके से चुनाव नहीं लड़ा गया। इसकी बहुत खामियां थी। हम मतलब एनडीए में गड़बड़ी थी, एनडीए वाले आपस में झगड़ रहे थे, ये सब बातें कहना आसान है, लेकिन महागठबंधन के अंदर भी बहुत समस्याएं थी चुनाव लड़ने में। स्ट्रेटजी में बहुत समस्याएं थी, व्यवस्था में, बंदोबस्त में, बंटवारे में बहुत दिक्कतें थी। कांग्रेस ने टिकट अच्छे नहीं बांटे अपने, कांग्रेस का अपना प्रदर्शन तो बहुत खराब है, बहुत खराब प्रदर्शन है। तो जब होता यह है कि जब एनडीए के अंदर फूट होती है तो ये लोग अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं। पिछले चुनाव में चिराग पासवान के कारण और बीजेपी ने जो बदमाशी की थी चिराग पासवान के साथ मिलकर, उसके कारण एनडीए में फूट पड़ी हुई थी, तो उससे उसका बहुत फायदा हुआ था इन लोगों को। कांग्रेस भी 19 सीट जीत गई थी और तेजस्वी ने सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे थे, तमाम बहुत इस तरह का फायदा हो गया, लगा था ये लोग बड़े शक्तिशाली हैं। लेकिन वो इन लोगों की फूट का ज्यादा परिणाम था। सही बात है, उसी का नुकसान भी हुआ बाद में। जब एनडीए में फूट नहीं होती है तो उसको हराना बहुत मुश्किल है। 2015 में भी तभी बीजेपी हारी थी जबकि नीतीश कुमार इधर चले आए थे, मतलब एनडीए टूट गया था। सही बात है, उससे पहले ठीक बात है। और देखना ये होगा कि अब इसके बाद भाजपा किस ताकत से खड़ी होती है और खास तौर से पार्टी का अध्यक्ष अब कौन बनता है, इन सब पे निगाह रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया, थैंक यू। ये थे अभय दवे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।